वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उसके चैन में सो कर रही उन हंसी रातों ने उन हंसी यादों को अब उसका सांस लेना मुश्किल कर दिया था। उसे अपने जिस्म से नफरत होने लगी थी, जिसे उसने उस हैवान को सौंप दिया था, जिसके उसूलों में रहम की भीख नहीं मिलती। उसका चैन नफरत से भर गया था। उसे अपनी जिंदगी किसी फिल्म की तरह लग रही थी, क्योंकि वे एक काम से लड़की थी और जो सच्चाई उसके सामने आई थी वे किसी और भी आम इंसान के सामने आई थी। लेकिन उसकी रूह कांप जाती, जैसे इस वक्त आर्यन की कांप रही थी। उसके सिर में दर्द की एक लहर उठी, उसका जिस्म खौफ से भर गया। ये विमान का विरोध रूप याद करने के बाद वे दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए फपक पड़ी। मित्तल ने उसे वहां से पकड़कर झकझोरा। आर्य ने मित्तल की आवाज सुन मित्तल की आवाज उसके कान में गूंज रही थी, पर वे इस वक्त कोई समझने की हालत में ना बची। आर्य ने क्या हुआ, मित्तल ने दोबारा कहा, और इस बार वे फपकते हुए बच्चों की तरह उसके सीने से लग गई। वो उसकी आवाज कांप रही थी, जिसमें थरा रहा। अगली पल वे मित्तल से लग हुई और फर्श से उठ खड़े हुई। उसे अपने घुटने बेहद कमजोर महसूस हुए। वो लड़खड़ाते पैरों से सीधे वॉशरूम की तरफ भागी। यहाँ मित्तल और निहाल को समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ, और कि उसे हुआ तो क्या हुआ। उनका ऑर्डर आ चुका था और टेबल पर सिर्फ खामोशी छाई थी। चंद लम्हों बाद इस खामोशी को तोड़ा कांची के सवाल ने। तो क्या सोचा है तुमने हमारी शादी के बारे में? विवन, तुम्हें पता है ना कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, कुछ दिन बाद हमारा बर्थडे है, और मुझे नहीं लगता कि तुम अपने डेट की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो। अगर होते तो अब तक कोई फैसला जरूर ले लिया होता तुमने, कहकर कांची ने फोक नूडल में घुमाए। विवन ने कॉफी का सिप लेते हुए उसे देखा और फिर कप टेबल पर रख दिया। सुने ना, तुम्हारी मोम है ना? विवन ने जवाब देने के बजाय उससे सवाल किया था, और इसके सवाल पर कांची को चौंक भी। हाँ, तुम्हारे डैड आई मीन मिसेज मेहरा के हस्बैंड कहाँ है कांची? विवन के सवाल पर कांची कुछ और हैरान हुई। मेरे डैड यूएस में रह रहे हैं, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कांची ने सवाल किया। विवन दोनों पैर को रोज करते हुए टेबल पर उंगलियों से टैप करने लगा। उसकी हरकतें कांची को अजीब से दहशत में डाल देती। क्या तुम उनसे कभी मिली हो? विवन के सवाल पर कांची एक दफा फिर चौंकी नहीं। कांची ने बेहद मध्यम आवाज में जवाब दिया, क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहती, जानना नहीं चाहते कि वे कौन है? विवन ने पूछा। वहीं कांची हैरान नजरों से विवन को देखे जा रही थी। ऑफ कोर्स मिलना चाहती हैं, कुछ लम्हे बाद कांची ने कहा। इस पर विवन ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और किसी को कॉल करके कहा, अंदर लेकर आओ उसे, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उसके कॉल काटते ही कांची ने सवाल किया, किसे बुला रहे हो तुम? विवन जो बेहद रिलैक्स बैठा था, उसने बेहद आम से लहजे में कहा, तुम्हारे डैड को कहाँ? डैड यहाँ है, कांची ने फौरन सवाल किया कि तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आई, हाँ मैं यही हूँ कांची। इस आवाज पर कांची ने फौरन मोड़कर उसकी तरफ अपनी तरफ आ रहे शख्स को देखा। वह अनजान शख्स विवन के मैनेजर राहुल के साथ उनकी तरफ ही चला आ रहा था और कुछ ही लम्हे में उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उस शख्स ने धीरे से चेयर सिरकाई और बैठ गया। कौन है आप? कांची उस शख्स को पहचानने में नाकामयाब रही। तुम्हारे डैड रॉबर्ट की तरफ से, विवन ने जवाब दिया। ये शख्स कोई और नहीं है, काम्या का बॉयफ्रेंड और कांची का वो नाजायज बाप रॉबर्ट ही था, जिसे विवन ने राहुल के साथ यूएस से इंडिया बुलाया था। फ्लैशबैक पे आज सुबह की बात है, जब विवन घर जाने के बजाय बीच रास्ते में ही कार से उतर गया था। वो कुछ लम्हे तक वहीं खड़ा कार जाते देखता रहा। कार आंखों से ओझल हो जाने के बाद उसने गर्दन मोड़कर अपने सामने खड़े शख्स को देखा, जो कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट था, और वे आज सुबह ही विवन के बुलाने पर राहुल के साथ इंडिया आया था। वो लोग उस समय एक होटल के सामने खड़े थे। विवन ने रॉबर्ट से हाथ मिलाया, फिर रॉबर्ट के साथ होटल के अंदर चलाया। लॉन्ज एरिया में आने के बाद वो लोग एक टेबल पर बैठे थे। राज और डायना वहीं विवन के पीछे खड़े हो गए। मिस्टर सिंघानिया, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? एक पल गवाए बगैर रॉबर्ट ने सवाल किया। विवन ने घुटने पर पैर चढ़ाया। सुना है आपकी कोई नाजायज बेटी 20 साल पहले किडनैप कर ली गई थी, विवन ने सवाल किया। उसके सवाल पर रॉबर्ट का चेहरा जब तो पड़ गया। जी हाँ, पर इस बारे में आपको कैसे पता? रॉबर्ट ने फौरन सवाल किया। विवन ने अजीब से मुस्कुराहट दी, क्योंकि आपकी वे बेटी मेरे पास ही है। विवन के कहे लफ्जों को सुन रॉबर्ट के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपके पास? हाँ मेरे पास, कांची स्मिथ मेरे पास है, विवन ने कहा। कांची आपके पास कैसे पहुंची? रॉबर्ट ने कुछ हैरानी के आलम में सवाल किया। कांची मेरे पास कैसे पहुंची ये मैटर नहीं करता मिस्टर स्मिथ, आपकी बेटी जिंदा है, आपको उस बात की खुशी होनी चाहिए, विवन ने कहा। तो वहीं रॉबर्ट का चेहरा गुस्से में तमतमाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांची की किडनैपिंग में रॉबर्ट की बात मुकम्मल होने से पहले ही विवन ने उसके बाद काट दिया? अगर उसकी किडनैपिंग में मेरा हाथ होता तो मैं यहाँ बैठकर आपको आपके बेटे के बारे में पता नहीं होता। ये कहकर वे कुछ पलों के लिए खामोश हुआ और रॉबर्ट उसे देखता रहा। कुछ पल बाद विवन ने कहा, आप अपनी बेटे को यहाँ से लेकर चले जाए, इसी में आपकी भलाई है। कहना क्या चाहते हैं आप? रॉबर्ट ने फौरन सवाल किया। इंडिया आपकी बेटी के लिए सेफ नहीं है मिस्टर रॉबर्ट। एक बार आप अपनी बेटी को खो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा उसे खोना चाहेंगे, विवन ने कहा। फ्लैश बैक एंड यहाँ ये जानने के बाद कि रॉबर्ट उसका बाप है, कांची मानो अपने होश हवास खो चुकी थी कि ये सच में मेरे डैड है। हैरान नोचे से रॉबर्ट को देख रही कांची ने सवाल किया,
हाँ, मीवन ने कहा, पर पांची के लिए अभी भी इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल था कि उसके सामने बैठा शख्स उसका बाप है, क्योंकि सुनैना ने उसे उसके बाप के बारे में जो बातें बताई थी उसके हिसाब से उसके डैड एक आर्मी में थे और वे बॉर्डर पर तैनात होने की वजह से वे कभी भी उनसे मिलने नहीं आते थे। वे जब भी यूएस से जाती थी और अपने डैड से मिलने की ख्वाहिश जताती थी, पर सुनैना हर बात कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी बात टाल देती थी। कांची जो हैरान नजर से रोबोट को देखे जा रही थी और उसे देखने की एक वजह रोबोट का हुलिया था, क्योंकि वे अपनी होली से किसी भी तरह से सोल्जर से नहीं लग रहा था। हाँ पर बिजनेस मैनेजर लग रहा था। मॉम ने कहा था कि 1.5 वर्ष में। कांची की बात मुकम्मल होने से पहले वीवन ने उसकी बात काट दी। सुनैना तुम्हारी माँ है ही नहीं कांची, वीवन ने कहे हुए लफ्ज कांची के दिल को छलनी करते हुए उसके कानों में गूंज उठे। इस वक्त वो शावर के नीचे बेलिबास खड़ी थी। ठंडा पानी उसके जिस्म पर गिर रहा था। उसकी आंखों से अंगारे की तरह निकल रहे आंसू पानी में घुल रहे थे और वो बड़ी बेदर्दी से अपने जिस्म को रगड़े जा रही थी। वे अपने जिस्म को इतना रगड़ चुकी थी कि उसके हाथों और पैरों पर नाखून की खुरचने के नीले निशान नजर आने लगे थे। वीवन उसका नाम चीखते हुए फर्श पर आ बैठी। उसने अपने दोनों घुटने समेटे और घुटनों में चेहरा छुपा लिया और उसकी सिसका वाशरूम के हर कोने में गूंज उठी। रात होने को आई थी और काम्या अपने कमरे में ही बंद पड़ी थी। तब से जब से उसने फिनिक्स हॉस्पिटल का नाम सुना था, ऐना ने भी काम्या से ज्यादा सवाल न करने में ही अपनी भलाई समझी और काम्या को पूरा स्पेस ने दिया। इधर ऐना है हॉल में लैपटॉप में आंखें गड़ाए बैठी थी और उसकी स्क्रीन पर कोई पेज खुला था जिसमें काफी सारी डिटेल लिखी थी। वो बड़ी गौर से आंखें फैलाए उन डिटेल्स को पढ़ रही थी। जैसे जैसे उसकी नजर पेज पर नजर आने वाली लाइंस पर जा रही थी, उसके चेहरे की भाव बदलते जा रहे थे। कांची को अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे सुनैना के साथ पिछले 20 सालों से रहती आई थी, जब से वे 3 साल की थी और आज इस राज ने कांची को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। ये तुम क्या कह रहे हो वीवन? ये तुम क्या कह रहे हो वीवन? बेसुसी कांची ने कुछ हैरानी के आलम में वीवन से सवाल किया। वही जो सच है सुनैना, तुम्हारी माँ नहीं है सुनैना ने तुम्हें किडनैप किया था। क्यों किया था ये मुझे नहीं पता, कहकर वीवन ने गहरी सांस ली। यहाँ कांची ने हैरान नजर से रॉबर्ट स्मिथ की तरफ देखा। रॉबर्ट ने कहा हाँ, रॉबर्ट ने हाँ में कर देने लगी। हाँ कांची, सुनैना तुम्हें 20 साल पहले किडनैप किया था। सुनैना तुम्हारी मॉम की सबसे अच्छी फ्रेंड थी, कहते हुए रॉबर्ट ने उसे 20 साल पहले हुई वारदात के बारे में हर एक बात बता डाली। और 20 साल पहले हुई वारदात जानने के बाद कांची का दिमाग सुन पड़ चुका था। इस बात से अनजान की वे औरत जिसने उसके माँ बाप से अलग कर दिया था, वो 20 साल से उसे अपनी माँ समझती आ रही थी। अपने अतीत के बारे में जानने के बाद उसे सुनाने से नफरत होने लगी, बेइंतहा नफरत। साथ ही वे झूठ भी उसे समझ आने लगे जो सुनाने उसके बार बार पूछने पर उसके डेट के बारे में बताती रहती थी। रॉबर्ट ने अपनी बात मुकम्मल की तो कांची ने बेतासुर चेहरे के साथ रॉबर्ट से सवाल किया, मेरी माँ कौन है? इस सवाल पर रॉबर्ट ने वीवन को देखा और कुछ लम्हे के लिए टेबल पर खामोशी का एक लंबा वक्फा आया। रॉबर्ट ने वीवन की तरफ देखा और कुछ लम्हे पीछे आ पहुंचा। मेरी फैमिली है, मैं कांची को अपने साथ नहीं ले जा सकता, रॉबर्ट ने कहा। वीवन खामोश रहा, पर कांची को हम अकामे के पास। रॉबर्ट की बात मुकम्मल होने से पहले वीवन ने उसकी बात काट दी। अकामे के पास है ना है रॉबर्ट, और तुम्हें क्या लगता है कि वे अब कांची को अपनाएगी? हाँ, कांची उसकी बेटी है, काम्या कांची को जरूर। वीवन ने एक बार फिर रॉबर्ट की बात काट दी। काम्या लापता है रॉबर्ट। वीवन के कहे लफ्जों को सुन रॉबर्ट हैरान रह गया। क्या कुछ हैरानी के आलम में? रॉबर्ट ने कहा और फौरन पॉकेट से अपना फोन निकाल काम्या का नंबर डायल करने लगा कि तब वीवन ने कहा उसका नंबर ऑफ है रॉबर्ट। मुझे जब कांची मिली तब मैंने सबसे पहले काम्या से कॉन्टेक्ट करने के बारे में सोचा, पर तब मुझे पता चला कि वे ऐना को लेकर किसी और कंट्री में शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ रॉबर्ट कुछ और हैरान हुआ, पर काम्या ने तो बताया था कि वे इंडिया आ रही है, पर प्लान्स चेंज होते रहते हैं रॉबर्ट, कहकर वीवन ने बेहद आराम से अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। अब काम्या तो जा चुके हैं तो बेहतर होगा कि कांची को तुम अपने साथ लेकर यूएस से चले जाओ, उसे एक अच्छी जिंदगी दो और एक बाप होने का फर्ज निभाओ। पर कांची जब अपनी माँ के बारे में पूछेगी तब मैं क्या बताऊंगा? रॉबर्ट ने कहा तुम्हारी माँ की डेथ हो चुकी है कांची, रॉबर्ट ने कहा। और यहाँ कांची का जिस्म कुछ और ढीला पड़ा। डिनर किया तुमने? ऐना जो लैपटॉप स्क्रीन में आंखें गड़ाए कुछ पढ़ रही थी, अचानक से काम्या की आवाज उसके कानों में गई। उसने लैपटॉप स्क्रीन फौरन बंद कर दी और गर्दन मोड़कर काम्या को देखा। ये तेज कदमों से चलते हुए उसके पास आ रही थी। यहाँ उसके कदमों को अपनी तरफ बढ़ते देख ऐना घूंट पर घूंट पिए जा रही थी। वहीं काम्या उसके बेहद पास आ चुकी थी और अब उसके ऊपर झुक रही थी। उसकी इस तरह झुकते देख आयना के माथे पर पसीने की लकीरें खींच आई। उसकी धड़कनें तेज हो गई, उसका चेहरा एक से एकदम सफेद बढ़ गया। यहाँ काम्या ने अपनी नजर ऐना से हटाई और सोफे के कोने में पड़ा हुए कुशन हटाते हुए सवाल किया, मेरा फोन देखा है तुमने? काम्या के सवाल पर ऐना की जैसे सांसें रुकी और माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। नो मोम, जैसे तैसे करके अपनी चलती सांसों को काबू कर ऐना ने कहा, कहाँ रख दिया मैंने फोन? आज सुबह ही बात करके टेबल पर रखा था, ऐसे कैसे गायब हो सकता है? कहते हुए काम्या ऐना से दूर हुई और एक हाथ कमर पर रख माथे पर हाथ फेरने लगी। यहाँ ऐना ने गहरी सांस ली और एक नजर हॉल में मौजूद डस्टबिन की तरफ देखा जिसमें एक टूटा हुआ फोन पड़ा था। वह फोन किसी और का नहीं काम्या का ही था जिसे घर वापस आती ऐना ने तोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था। वहीं काम्या बाकी सोफा से कुशन हटाते हुए अपना फोन ढूंढने में लगी थी कि तभी उसने ऐना को कहते सुना, मोम आपको पता है मुझे घर पर किसने ड्रॉप किया? किसने? काम्या का ध्यान अभी भी मुकम्मल तौर पर फोन ढूंढने में था। धरा
मित्तल ने कांची के मुंह से निकलने इस लफ्ज को सुनने के बाद काम्या के हाथ में मौजूद कुशन छूटकर फर्श पर गिर गया और बेसुध ही काम्या ने मुड़ते हुए ऐना को देखा, जो दोनों पर क्रॉस किया उसे ही देख रही थी। काम्या के माथे पर पसीने की लकीरें गिरी और उसका पूरा जिस्म कांप गया। इस बार उसकी हालत सुबह से ज्यादा बदतर हो गई थी। यहाँ ऐना बड़े गौर से काम्या को बेरंग चेहरे को देखे जा रही थी। तभी उसने कहा, धरा मित्तल मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। मेरे बर्थडे वाले दिन जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था तब उसी दिन से मुझे फिनिक्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। धरा मित्तल और फिनिक्स हॉस्पिटल, इन लफ्जों को सुनते ही धरा की वो चीखें जो फिनिक्स हॉस्पिटल में गूंज रही थी अब 21 साल बाद वह काम्या के कानों में गूंजने लगी थी। नहीं, अचानक से ही काम्या अपने दोनों कानों पर हाथ रखते हुए चिल्लाई। यहाँ ऐना उछलाई और अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो चेहरे पर परेशानी का भाव ले सोफे से उठकर काम्या के पास चली आई। ऐना ने उसे कंधे से पकड़ लिया। क्या हुआ मोम? काम्या ने फौरन ऐना को देखा। तब तुम धरा से दूर होगी? आप क्या कह रही हो मोम? मैं धरा से दूर क्यों हूँ? वो मेरी तो ऐना की बात मुकम्मल होने से पहले ही काम्या ऐना का हाथ कंधे से झटकते हुए मुड़ी और अब उसकी बैग ऐना की तरफ। तो यहाँ ऐना दोनों हाथ क्रॉस करते हुए तिरछा मुस्कुराई। तो वहीं काम्या, जिसकी सांसें बेहद तेज चल रही थी, उसने कहा, किसी से दोस्ती निभाने की जरूरत नहीं है। कहते हुए काम्या ने जैसे तैसे खुद को नॉर्मल किया और ऐना की तरफ मुड़ी। तो ऐना ने फौरन अपने दोनों हाथ नीचे किए और अपने चेहरे पर परेशानी के भाव ले आई। हम कल यूएस वापस जा रहे हैं, काम्या ने कहा और ये कहकर भी वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। जहाँ ऐना के बनावटी भाव हकीकत में तब्दील हो चुके थे। वह वाकई परेशान हो चुकी थी। ये सुनने के बाद ही काम्या वापस यूएस जाना चाहती है। अब उसकी नजर रूम की तरफ जा रही काम्या पर ही थी, जिसे देखकर ऐना ने अपने हाथों की मुट्ठी खुशी और दांत पीसते हुए बड़बड़ाई, इस बार नहीं माई सो कॉल्ड मॉम, इस बार आप मुझे मेरी बहन से दूर नहीं कर पाएगी। कहकर उसने अपनी मुट्ठी खोली और अपनी हथेली देखी। उसकी हथेली में नाखून धंसने की वजह से खून रिसने लगा था। ऐना ने किसी साय को गिरा खून पर उंगलियां फेरी, साथ ही उसके चेहरे पर अजीब से बचाव आए। हमारे उसूलों में माफी नहीं होती, सिर्फ मौत होती है। ऐना ने अपने स्कर्ट के पॉकेट में अपना फोन निकाला और किसी का नंबर डाल किया। कांच की आंख बंद थी, बंद आंखों से बहते आंसू झरने की तरह उसके गालों पर बह रहे थे। उसने चेहरे की पुष्ट पर अपनी पकड़ कस रखी थी और सांस लेने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। और यहाँ उसकी बिगड़ती हालत देख विवन ने पानी का गिलास उसके आगे क्या पियो इसे। कांच ने धीरे से आंखें खोली और विवन के हाथ को देखा। थैंक्स कहते हुए उसने कांपते हाथों से पानी का गिलास ले लिया और गिलास का पूरा पानी एक बार में गटक गई। रॉबर्ट वहीं बैठे उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आता कि वे कैसे रिएक्ट करे। वह 20 सालों बाद अपने बेटे से मिला था और उन 20 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। यहाँ कांच धम से गिलास टेबल पर पटकते हुए रॉबर्ट के गले लग गई और बिलक बिलक कर रो पड़ी। तभी टेबल पर रखा विवन का फोन बजा। उसने फोन उठाया और स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देखा और कॉल पिक करते हुए चेयर से उठा और होटल से बाहर निकल गया। राज, राहुल और डायना भी उसके पीछे चलाए। मैं इस वक्त कार के डोर पर टेक लिए खड़ा फोन पर मौजूद शख्स की बातें सुन रहा था। तुम्हारे कहने पर मैंने उसका फोन तोड़ दिया है और पर फोन तोड़ने से मेरा दिल नहीं भरा, मन कर रहा है कि उसका गला भी दबा दूं। फोन में मौजूद शख्स ने कहा। यहाँ विवन ने तिरछा मुस्कुराया। उसका गला दबाने का मौका भी तुम्हें ही मिलेगा ऐना, पर हमने तब जब वे सारे राज उगल देगी। कहते हुए विवन ने फोन को कंधे पर होल्ड किया और सिगरेट होठ में फंसाकर सिगरेट जलाई। वहीं दूसरी तरफ ऐना ने साथ ही मुस्कुराहट दी। जाल मैंने बिछा दिया है विवन, बस देखना है कि यह मछली फंसती कब है। अगर जाल तगड़ा होगा तो मछली जरूर फंसेगी। कहते हुए विवन ने दोनों पैर परोस के और सिगरेट का कस लिया। वहीं दूसरी तरफ ऐना ने सोफे पर बैठकर दोनों पैर क्रॉस करते हुए गहरी सांस ली और अपना सिर सोफे के पुष्ट पर टिकाते हुए सवाल किया, वैसे तुम मुझे अपनी टीम में ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? मैं बहुत अच्छी मैनेजर बनकर मैं दिखाऊंगी। ऐसे सपने देखना छोड़ दो ऐना, मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ। विवन ने कहा। हाँ, और मैं ऐसी ही दुनिया में जाना चाहती थी। मैं भी एक माफिया की वाइफ बनना चाहती थी। काश तुमने मेरी बहन की जगह मुझे किडनैप किया होता। ऐना बहुत लटकर सीलिंग को देख रही थी। अपनी बकवास बंद करो ऐना और बेहतर होगा कि अपने कामों पर ध्यान दो, कहकर विवन ने कॉल कट दी। वहीं दूसरी तरफ कॉल कट होने के बाद ऐना जो फोन हाथ में लेकर बैठी थी, उसने फोन देखते हुए कहा, एकड़ू पता नहीं ऐसे इंसान से मेरी बहन कैसे प्यार कर बैठी। कहकर ऐना ने जोर से अपने सिर पर टपली मारी तो भी तो इसी के पीछे पड़ी थी ऐना। अचानक ही काम्या की आवाज उसके कानों में पड़ी तो सब बैठे बैठे काम्या की तरफ मुड़ी, जिसकी हालत अब कुछ ठीक हो चुकी थी और एक हाथ में बाउल लिए उसकी तरफ उसकी तरफ ही आ रही थी। यहाँ ऐना ने टेबल फोन पर रखा और यस मॉम कहते हुए सोफे से उठी। काम्या उसके पास ना आकर सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ चली। चलो डिनर कर लो, कहते हुए उसने बाउल टेबल पर रखा और प्लेट्स लगाने लगी। क्या किसी की जिंदगी में सिर्फ 3 लफ्जों से पलट सकती है भला? हाँ, उसकी पलट चुकी थी अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर। इन लफ्जों ने उसकी दुनिया पलट कर रख दी थी। ये सिर्फ 3 लफ्ज नहीं था, वे विवन की असलियत थी, उसकी असली पहचान थी। और विवन की यह पहचान अब नफरत की वो मजबूत दीवार बन चुकी थी जो उसके दरमियान खड़ी हो गई थी। वो उससे इतनी नफरत कभी ना करती अगर शायद विवन ने उसे ये सब सच पहले बता दिया होता। तब जब वे उससे मिला था या तब जब उसे उससे प्यार हुआ था। नफरत तो असल में उसे उसके उस दिखावे से हो रही थी, उस धोखे से हो रही थी जो उसने उसे दिया था। उसने उसे वे बनकर दिखाया जो वे था ही नहीं। उसने उसके लिए झूठी दुनिया बनाई
और अपनी बातों में फंसाया। जिस दुनिया से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था, उसने झूठ की चाशनी में डुबोकर प्यार के वादे किए और न जाने क्या क्या। आर्यन कौर ने कभी सोचा नहीं था कि वे जिसे प्रीत समझ रही थी वो दरिंदा निकल आएगा, वो दरिंदा निकल जाएगा। उसके जिसके हाथ खून से सने होंगे, खून तो उसने पहले भी किया था, तब जब उस रात वो ब्रिज पर फंसे। पर उस समय भी उन मासूमों, हाँ वो इस वक्त उसे मासूम ही लग रहे थे, और उन मासूमों की मौत का जिम्मेदार अब उसे ठहरा रहे थे, जिनको मौत के घाट उतारने के लिए उसने न जाने क्या क्या बहाने बनाए थे। क्यों क्या विवेन, क्यों मुझे झूठा प्यार दिखाया, क्यों तुमने अपनी असलियत मुझसे छिपाई, क्यों तुम लोगों की जिंदगी आप उजाड़ते फिरते हो। बाथरूम के फर्श पर घुटने मोड़कर बैठी आर्यन के दोनों हाथ अपने गीले बालों अपने दोनों हाथ अपने गीले बालों पर फेरा और अगले ही पल वो दोनों हाथ फर्श पर पटकते हुए चिल्लाई, काश मैं तुम जैसे हैवान से मिली ही ना होती, काश मैंने तुम्हें दिन में जगह ही ना दी होती। वे फुफक फुफक कर रो पड़ी कि अगले ही पल उसके आंसू रुक गए, क्योंकि किसी के द्वारा डोर पीटने की आवाज उसके कान में पड़ी। बीवी जी आप ठीक तो है, ये काया की आवाज थी। बाथरूम डोर के दूसरी तरफ खड़ी काया बेहद परेशान थी। यहाँ काया की आवाज सुनने के बाद जैसे उसे होश आया, और जब होश आया तब जाकर उसे समझ आया कि वह न जाने कितनी देर से शावर के नीचे बैठी थी। वो फौरन लड़खड़ाते पैरों के साथ फर्श से उठ खड़ी हुई और एक हाथ गिलास बॉल पर टिकाकर सहारा लिया, दूसरा हाथ बालों में फैलने के बाद शावर टैप ऑफ किया और जैसे तैसे बाथरोब पहनने के बाद वॉशरूम का डोर खोलकर बाहर निकल आई। आप ठीक तो है, काया जो बाहर खड़ी उसके बाहर आने का इंतजार कर रही थी, उसने उसके बाहर आते ही सवाल किया। हाँ, वो बेहद मध्यम आवाज में जवाब देते हुए बेड पर आकर बैठ गए, दोनों घुटने समेटकर घुटनों पर ठोडी टिका ली। काया भी उसके पास ही आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ है, आप परेशान लग रही है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। काया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सवाल किया। मोम आपकी तबीयत अचानक से ऐसे कैसे खराब हो गई, और आप अचानक से ठीक भी हो गई, इट्स स्ट्रेंज। एना और काम्या 2 दिन पहले ही डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठे थे, और तब से उसके दरमियान खामोशी ही छाई थी। जहाँ एना फोन में देखते हुए डिनर कर रही थी, वहीं काम्या की खामोश नजर उसके प्लेट पर ही जमी हुई थी। उसका चेहरा देख ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गहरी सोच में डूबी हुई है, कहीं खोई हुई थी। काम्या अपनी सोच में इतना खो चुकी थी कि खामोशी के लंबे वक्फे के बाद एना के किए जाने वाले सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ एना ने एक नजर काम्या को देखा और चम्मच से सूप पीते हुए फोन में और एक मैसेज टाइप किया। मैं अपना आखिरी दाव फेंकने जा रही हूँ वीवन, तो तुम्हारे आने का वक्त आ गया है। उसने मैसेज सेंड किया और फोन टेबल पर रखते हुए काम्या को देखा, जो अभी भी किसी और दुनिया में खोई हुई थी। मोम, एना ने कहा। हाँ, काम्या ने कुछ चौंकते हुए एना की तरफ देखा। आप ठीक तो है मोम, एना ने सवाल किया। उसके सवाल पर काम्या ने फीकी मुस्कुराहट दी। हाँ मैं ठीक हूँ, काम्या के सवाल का आखिरकार आर्यन ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, आप अपने कपड़े बदल ले, फिर कर नहीं तो ठंड लग जाएगी। कहते हुए काया कप बोर्ड के पास चली आई और उसमें से एक सूट निकाल उसे दिया। उसने काया से कपड़े लेकर कपड़े तो बदल लिए, पर खाने के लिए मना कर दिया। बेबी जी कुछ तो खा ले, ऐसे तो आप आपने बीमार पड़ जाना है। काया जो उसके पास खाने की प्लेट लेकर बैठी थी, उसने उसे समझाया। इस पर आर्यन ने जवाब देने की बजाय उसे अपनी लाल आंखों से घूरा और अचानक ही चिल्ला पड़ी। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, समझ नहीं आता क्या तुम्हें बेबी के, समझ आता तुम्हें। कहते कहते रुकी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो नाम जिसे उसने अधूरा छोड़ दिया था, वह एक बार फिर दर्द बनकर उसे के आशा पर सवार होने लगा था। सवार होने लगा था। मुझे लग रहा है आपकी उसकी ये हालत वीवन सिंघाने के सच्चे जताने की वजह से हुई है। मित्तल ने अपने सामने वाले सोफे पर बैठे निहाल को देखते हुए कहा, जो आर्यन की खराब हालत की वजह से अभी तक विला में ही रुका हुआ था। हो सकता है अब तुम्हें डिवोर्स पेपर बनवा लेने चाहिए। आर्यन को जितना जल्दी हो सके इस रिश्ते से आजाद करवाओ, निहाल ने कहा। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर अगर आर्यन ने डिवोर्स देने पर या वीवन ने डिवोर्स देने से मना कर दिया था। मित्तल ने बेहद परेशान लहजे के साथ अपने माथे पर हाथ फेरा। तुम पेपर्स बनवाओ, भागो। आर्यन को कैसे मनाना है वो मैं देख लूंगा, कहते हुए निहाल सोफे से उठ खड़ा हुआ। वैसे वे है कहाँ वे निहाल वैसे है कहाँ से, वे निहाल ने पूछा। और ऊपर अपने कमरे में मित्तल के कहे लफ्जों को सुन निहाल सीढ़ियों की तरफ चला आया, और यहाँ मित्तल ने टेबल से अपना फोन उठाया और किसी का नंबर डायल कर रहा। ज्ञान, आर्यन सिंघाने और वीवन सिंघाने के नाम से डिवोर्स पेपर तैयार करो। यह अगर मित्तल ने कॉल कट कर दिखाया, खाने की प्लेट लिए वहीं बैठी थी, पर वे खाना खाने को तैयार ही नहीं थी। कुछ तो खा लो, तो तुम जाओ यहाँ से, मुझे आर्यन से कुछ बात करनी है। काया की बात डोर से अंदर आ रही निहाल ने काट दी। यहाँ काया बेड से उठी और खाने की प्लेट टेबल पर रखते वहां से चली गई। निहाल उसके पास आकर बेड पर बैठा और उसके माथे पर हाथ फेरा। आना, आर्यन ने घुटने समेटे घुटने पर छोटी टिकाए बहुत बने बैठी रही। तुम्हारी माँ भी बिल्कुल तुम्हारी ताजी देती, निहाल ने कहा। तो जाकर आर्यन ने उसे देखा। आप यहाँ क्यों आए हैं, आर्यन ने बेरुखी से सवाल किया। ये सवाल सुनते हुए निहाल बेड से उठा, उस रूम में लगी एक तस्वीर पर नजर डाली जो बेड के ठीक ऊपर लगी हुई थी। तुम्हें कुछ पता
बताना आया हूँ ना आर्य ने निहाल ने आंखों में न जाने कितने जज्बात उमड़ आए थे। यहाँ ने निहाल की नजरों का पीछा किया और वो भी इस तस्वीर को देखने के लिए बेड से उठी और निहाल के बगल में आकर खड़ी हो गई। ये मेरी माँ है, आर्य ने आंखों में न जाने कितने सारे जज्बात ले सवाल किया। निहाल ने अजीब सी मुस्कुराहट दी। हाँ, ये तुम्हारी माँ है। ये सुनते आर्यन के चेहरे पर नफरत का एक रंग आकर चला गया। तुझे पता है आर्यन ने, तेरे माँ बाप बड़े बेरहम थे। तेरा पैदा होते ही तुझे मारने के लिए मुझे सौंप दिया था। मेरी की कई बातें उसके कानों में गूंज उठी। वही माँ जिन्होंने मेरे जन्म के बाद मुझे मारना चाहा, बेशक था उसके मुंह से निकला। निहाल हैरान हुआ और गर्दन झुका उसे देखा। वे आंखों में अजीब सा रंज लिए धरा की तस्वीर को देख रही थी। ये तुमसे किसने कहा? निहाल ने उसका चेहरा देखते हुए सवाल किया, जिसकी नजर अभी भी धरा की तस्वीर पर थी। आंखों में रंज और बेहिसाब नफरत लिए अभी भी उस तस्वीर को देख रही थी। नैनी ने आर्यन ने गर्दन मोड़कर निहाल को देखा। निहाल की सारे नजरों को देखकर समझ चुकी थी कि निहाल उसके कहने का मतलब नहीं समझ पाया था। वहीं नर्स जी से मारने के लिए इन्होंने मुझे सौंप दिया था। तुम्हें मारने की कोशिश जरूर की गई थी, पर यह कोशिश तुम्हारी माँ ने नहीं की थी। निहाल के लफ्जों को सुन आर्यन के चेहरे का हर रंग उड़ा। आपको पता है मॉम धरा प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने बताया कि उसे ट्विंस होने वाले हैं, कहकर एना ने सूप से भरा चम्मच अपने मुंह के पास किया। वहीं यह सुन काव्या के मुंह पर के पास जा रहा चम्मच उसके हाथ से छूटकर कांच की टेबल पर जा गिरी और चम्मच गिरने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। और अब काव्या के चेहरे पर दहशत नजर आने लगी। उसके चेहरे पर खौफ की लकीरें छाने लगी। मैम को ट्विंस हुई है, पर ब्लड ज्यादा लॉस होने की वजह से कंडीशन काफी क्रिटिकल है। सालों पहले कहे गए ओटी से बाहर निकले नर्स के ये अल्फाज काम्या के कानों में गूंज उठे। वो चेयर से उठकर बेसख्ता हो चिल्लाई, नहीं एना, नहीं। एना भी मुस्कुराते हुए अपनी चेयर से उठी और चेहरे पर परेशानी की भाव ले काम्या के पास चले। क्या हुआ मॉम? कहते हुए एना ने उसे कंधे से पकड़ लिया। वहीं काम्या ने उसके हाथ बेबर्ती से झटकते हुए सोफे पर आकर बैठ गई और टेबल से पानी का गिलास उठाया था कि उसने एना को कहते सुना, तुमने ही मारा था ना मेरी माँ धरा मित्तल को? ये वो सवाल था जिसने काम्या के होश पल भर में उड़ा दिए थे। वही सवाल को सुनकर काम्या के हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर जा गिरा। उसने हैरान नजर से एना को देखा। ये क्या कह रही हो तुम? काम्या की जुबान लड़खड़ाई। एना ने अजीब सी मुस्कुराहट दी। और कितना दबाओगे तुम उस राज को काम्या से, जिसकी वजह से तुमने 3 जिंदगियां उजाड़ दी? एना के कहे लफ्ज बेहद तीखे और सच्चे थे। काम्या ने अपनी बेपनाह नफरत की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां उजाड़ दी थी। 3 जिंदगियां। काम्या ने कुछ हैरानी के हालत में सोफे से उठते हुए सवाल किया। हाँ, 3 जिंदगियां। मेरी माँ को मार डाला, मुझे और मेरी बहन को उनसे अलग कर दिया, कहकर एना ने गहरी सांस ली और मेरी बहन को मारने की कोशिश की। काम्या पर लगाए गए सारे इल्जाम सही थे, सिवाय उसकी माँ के मर्डर के। और अब काम्या समझ चुकी थी कि एना को सब पता चल चुका है, तो अब इस राज को छिपाना बेकार था। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। काम्या के चेहरे पर सख्ती के भाव ओढ़ते हुए दलीलें पेश की। झूठ। एना चिल्लाई, झूठ नहीं, सच है एना, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। उनकी मौत तो ब्लड लॉस की वजह से हुई थी, काम्या ने कहा। और मेरी बहन, उसे क्यों मारना चाहती थी तुम? एना ने कुछ ऊंची आवाज में कहा। क्योंकि उसकी शक्ल तुम्हारी माँ से मिलती थी, वही माँ जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। इन कुछ लफ्जों में काम्या को कुछ सवाल पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां जहाँ अमेरिका में जब पहली बार रॉबर्ट से मिली थी, काम्या ने कुछ दिन पहले ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। और इस वक्त वे कैफेटेरिया में बैठी थी, कोई बुक पढ़ रही थी। है कैन यू टेल मी बेस्ट लाइब्रेरी? इस आवाज पर काम्या ने गर्दन मोड़कर देखा। उसके ठीक पीछे एक बेहद हैंडसम लड़का खड़ा था, जिसकी नजर उसके हाथ में मौजूद बुक पर थी। वो मुस्कुराते हुए उसकी बुक की लाइंस पढ़ रहा था। काम्या की आंखें फैली। उसने कुछ संजीदगी से फौरन बुक बंद की। वो लड़का मुस्कुराया और उसके सामने लगी चेयर पर बैठ गया। रोमांटिक नोवेल्स, लड़के ने कहा। काम्या चिड़ी, नॉन ऑफ योर बिजनेस। उसने बेरी खुशी से जवाब दिया। वैसे तुम चाहो तुम इस सीन को क्रिएट कर सकता हूँ। वे सीन जिस वक्त को तुम बुलेट कर रही थी। लड़के ने बेधड़क कहा। काम्या का चेहरा सुर्ख हुआ, जिसकी वजह से वे शर्म और गुस्सा दोनों था। ऐसे कैसे कोई अनजान लड़का उसके साथ फ्लर्ट कर सकता था? स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, कहते हुए काम्या चेयर से उठी और अपना बैग उठाकर कंधे पर टाका और वहां से जाने लगी कि तभी उस लड़के की आवाज उसके कानों में गई। नाम क्या है तुम्हारा? इस पर काम्या उसकी तरफ मुड़ी और कहा। काम्या से ना कहकर वे मुड़े और मुस्कुराते वहां चले गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए और उस लड़के से उसकी मुलाकात होती रही। इन मुलाकातों के दौरान उस लड़के का नाम भी पता चल गया था, रॉबर्ट स्मिथ। और यह नाम जैसे उसके रोमनों में बस चुका था। वह यूएसए में हॉस्टल में ही रहती थी। वे जब भी हॉस्पिटल से घर आती, निहाल को कॉल लगाकर घंटों उससे बातें किया करती। कभी कभी वे धरा से भी बात कर लेती थी। धरा उसे कुछ खास पसंद नहीं थी, पर प्यार का खुमार कुछ ऐसा चढ़ा कि उसे भर इंसान पसंद आने लगे थे। और वे धरा से भी रॉबर्ट के बारे में घंटों बातें किया करते। रॉबर्ट और उसे डेट करते हुए 4 साल कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। पर इन 4 सालों में उसने अपनी लिमिट नहीं क्रॉस की। पर उस रात प्यार की सारी हदें पार हो गई। जब प्रोम नाइट के बाद वे नशे की हालत में रॉबर्ट के साथ नाइट आउट के लिए निकले थी। उनकी कार उनसे काफी दूर खड़ी थी और वे समुद्र किनारे बैठे समुद्र में उठती लहरें देख रहे थे। अब तुम क्या करोगे रॉबर्ट? लहरों पर नजर जमाए काम्या ने सवाल किया। परसों मुझे पेरिस जाना है, मेडिकल की इंटर्नशिप के लिए। रॉबर्ट ने कहा। क्या मैंने कुछ हैरानी से उसे देखा। क्या तुमने मुझे बताया नहीं? क्यों नहीं? अभी बताया तो, रॉबर्ट ने बेहद आम से लहजे में कहा। पर अभी वे कह रही थी कि रॉबर्ट ने उसके होठ पर उंगली रख उसे खामोश कर दिया और काम्या के होठों को अंगूठे से सहलाया। अभी भूल जाओ अब
अभी भूल जाओ सब। उसकी आवाज में उतरना सा काम्या के जहन पर छाया नशे से ज्यादा नशीला था। वे अब अपनी नस्ली आंखों से रोबोट को देखते हुए बहक रही थी। उसके होठों पर हम हाँ, उसके होठों पर हरकत कर रहे अंगूठे से काम्या के जिस्म में अजीब सा तूफान उठा दिया था। इस तूफान का नतीजा यह निकला कि इस रात में काम्या ने अपनी मोहब्बत की सारी हदें पार कर दी। और हदों का खामियाजा उसे एक हफ्ते बाद पता चला, जब वह कैफेटेरिया में बैठी काफी पी रही थी और अचानक ही उसका जी मुचलाया। वह भागते हुए सीधे वॉशरूम में गई। उसमें वोमिटिंग होने लगी। पहली बार उसने उसकी वजह गलत खान पान समझा, पर उसे आज पूरे दिन में 3 बार वोमिटिंग हुई। और अब रात के वक्त जब मैं रूम में बैठी धरा से बात कर रही थी, तब उसका सिर घूमने लगा और अब उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे क्या हो रहा था। वह समझने के बाद उसने अपने लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किया। क्या मैं सब हाथ में टेस्ट किट लिए पकड़े वॉशरूम में खड़ी उस किट पर नजर आ रही लेंस को देख रही थी। टेस्ट पॉजिटिव था और काम में प्रेगनेंट। एक रात ने उसकी जिंदगी पलट कर रख दी थी। उसकी वॉक में एक नन्ही जान डाल दी थी। उसकी प्यार का अंश डाल दिया था, पर उसका प्यार रोबोट वो यूएस छोड़कर फिर चला गया था। काम्या ने उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर शायद उसने अपना नंबर चेंज कर दिया था। उसे अकेले ही बच्चे को पालने का डिसाइड किया और उसे अपनी जिंदगी बनाया। उसने नेहा और धरा को उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कोई इसकी बेटी को नाजायज करे। यूएसए में तो सब ठीक था, पर इंडिया में लोग ऐसे बच्चों को नफरत भरी नजरों से देखा करते थे। 2 ढाई साल ऐसे ही गुजर गए। मैं अपनी बेटी कांची के साथ बेहद खुश थी, पर 2.5 साल बाद उसकी जिंदगी में एक और तूफान आया, तब जब उसे डॉक्टर सुनैना के अंडर काम करने का मौका मिला। यह वो दिन था जब उसे एक नर्स डॉक्टर सुनैना से मिलवाने उसके केबिन में लेकर आई थी। डॉक्टर सुनैना, ये काम्या है, आज से आपको ये असिस्ट करेंगी। काम्या को अंदर लाते हुए एक नर्स ने सुनैना से उसका तारुफ करवाया। सुनैना जो लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी, उसने काम्या की तरफ देखा और मुस्कुराई। काम्या काम्या सुनैना के सामने खड़ी रखी चेयर पर बैठकर सुनैना ने उसे उसके काम के बारे में बताया। देखते ही देखते काम्या सुनैना की अच्छी शैतान बन गई। कुछ ही दिन ऐसे ही बीत गए। सुनैना अब काम्या की अच्छी दोस्त बन चुकी थी, पर इन्हीं दोनों काम्या कई उलझनों में घिर गई, क्योंकि इस दौरान हॉस्पिटल से कई सारी लड़कियां जिनकी उम्र करीब से 10 से 15 साल तो गायब होने लगी। वो हॉस्पिटल से कहाँ गई, किसके साथ गई, ये कोई नहीं जानता था। ये खबरें मीडिया में आई तो अमेरिकन पुलिस और कई एजेंट्स और बड़े बड़े अधिकारी ऐसे वारदातों की छानबीन करने लगे। पर इस छानबीन के दौरान काम्या एक केस में फंस गई, क्योंकि वह हाई प्रोफाइल केस था जिसमें काम्या फंसी थी। और ये अपहरण का केस उस लड़की का था जो सुनैना की पेशेंट थी और जिसे काम्या की निगरानी में रखा गया था। पर जिस रात उस लड़की का अपहरण हुआ, काम्या उस रात सुनैना के साथ नाइट आउट पर गई थी। और वापस आने के बाद जब काम्या पर इल्जाम लगे, तब सुनैना ने उसे बचा लिया था। पर यहाँ कभी कभी कांची को सुनाने से नहीं बचा पाई। सारी बात बता देने के बाद काम्या कांची की तरफ मुड़ी और उस वारदात के बारे में बताना शुरू किया जिसको फेम हुई थी। कि हम कहना क्या चाहते हैं आप? आर्यन ने बेहद मध्यम आवाज में पूछा। तुम्हें मारने की कोशिश करने वाले तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी मौसी थी, निहाल ने कहा। और आर्यन ने क्या फैली। यहाँ निहाल ने आगे कहा, उसने सिर्फ तुम्हें मारने की ही कोशिश नहीं की, तुम बल्कि तुम्हारी जुड़वा बहन को भी तुमसे दूर कर दिया, जिसने तुम्हारे साथ इस दुनिया में कदम रखा था। निहाल के लफ्जों को सुनो जैसे जम सी गई जुड़वा बहन। इन दो लफ्जों ने उसे अंदर तो झकझोर कर रख दिया था। वे कहाँ खुद को ना समझती थी, कहाँ इस दुनिया में किसी कोने में उसका कोई परिवार मौजूद था, उनका वजूद मौजूद था। यहाँ निहाल ने आगे कहा, तुम्हारी माँ की बर्बादी की कहानी तब शुरू हुई थी आर्यन ने, जब काम्या ने हमारी जिंदगी में दोबारा कदम रखा। ये लफ्जों के साथ निहाल वहीं आ पहुंचा जहाँ से धरा की बर्बादी की शुरुआत हुई। काम्या इंडिया पूरे 8 साल बाद वापस लौटी थी। इस समय धरा की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी, क्योंकि धरा की जिंदगी में भी प्यार ने दस्तक दी थी। उन दिनों धरा फिनिक्स हॉस्पिटल में नर्स थी और इन दिनों उसे डॉक्टर भाव के अंडर काम करने का मौका मिला। और ये काम से मिलने का सिलसिला अब दोस्ती और फिर दोस्ती से प्यार बना। धरा को खबर तक नहीं लगी। हाँ, भार्गव से प्यार कर बैठी थी। वही भार्गव जो फिनिक्स हॉस्पिटल और मित्र खानदान का इकलौता वारिस था। धरा ने अपने और भार्गव के रिश्ते में निहाल से बात की। पहले तो निहाल धरा और भार्गव के रिश्ते के लिए नहीं माना, पर फिर जब काम्या ने उसे समझा तो निहाल ने उनके रिश्ते की हामी भर दी। फिर पंडित से बात करने के बाद उनकी शादी की तारीख 3 महीने बाद ही निकली थी। जहाँ एक तरफ धरा के चेहरे पर मुस्कुराहट ही गायब नहीं होती थी, वहीं दूसरी तरफ 8 साल बाद वापस लौटी काम्या के चेहरे पर सिर्फ दुख के भाव रहते। मैं बेहद परेशान दिखा करती थी। उसे परेशान देख निहाल ने कई बार उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी, पर काम्या हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देती। ऐसी एक रात निहाल उसका हाल अहवाल पूछने उसके कमरे में आया। उस वक्त सोफे पर बैठी काम्या बैठी घुटनों पर थोड़ी टिकाई रो रही थी। काम्या निहाल ने अंदर आते हुए उसे आवाज दी। काम्या उसकी आवाज पर सक पकाई और झट से अपने आंसू पहुंच ले। निहाल उसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ है तुम्हें काम्या? ना ढंग से बात करती हो, ना खाना खाती हो। निहाल ने सवाल पर काम्या ने फेंक फाड़ दी। कुछ नहीं भाई, बस मुझे मेरे दोस्तों की याद आ रही थी, कॉलेज की याद आ रही थी। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बस इतनी सी बात है। अच्छा तुम विधारा के साथ हॉस्पिटल में इंटर्नशिप क्यों नहीं कर लेती? निहाल ने सलाह दी। नहीं भाई, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, काम्या ने मना किया। पर निहाल उसकी कहाँ सुनने वाला था। कल से तुम इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल जा रही हो, मैं भार्गव से बात कर लूंगा। कहते हुए निहाल ने काम्या की कलाई पकड़कर उसे सोफे से उठाया और डिनर के लिए उसे डाइनिंग रूम में ले आया। निहाल ने भार्गव से बात कर ली थी, जिसके बाद दूसरे दिन से काम्या
कामया भी धरा के हॉस्पिटल जाने लगी और उसे विभाग के अंडर काम करने का मौका मिला। उसे काम करते हुए 2 ढाई महीने बीत गए। काम में मुसीबत की वजह से कामया खुश रहने लगी, पर ये साथ निहाल और धरा का भ्रम था। और ये भ्रम तब टूटा जब एक दिन कामया घर नहीं लौटी थी। निहाल और धरा उसके घर न लौटने पर बेहद परेशान थे। निहाल ने न जाने कितनी बार कामया को कॉल लगाई, पर नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। आधी रात तक इंतजार करने के बाद निहाल धरा के हॉस्पिटल चलाया। हॉस्पिटल रिसेप्शन पर पहुंचने पर नर्स ने बताया कि डॉक्टर मित्तल कामया के साथ 2 घंटे से किसी सर्जरी में व्यस्त है। यह सुनकर धरा और निहाल रिलैक्स हुआ और वे कामया से मिलने उस वार्ड की तरफ चले गए जहां धर सर्जरी चल रही थी। पर उस तरफ जाते हुए किसी केबिन से कुछ गिरने की आवाज आई, पर वे ठिठके थे। इस आवाज पर उन्होंने अपना रुख केबिन की तरफ मोड़ा और केबिन के पास चले। धरा ने केबिन का डोर खोला। निहाल ठीक उसके पीछे ही खड़ा था। धरा केबिन का डोर खोल इससे पहले कि आगे कदम बढ़ा पाती अंदर का नजारा देख उसकी सांसें उठ गई। वहीं उसके पीछे खड़े निहाल की भी आंखें फटी रह गई। जब उसने कामया और मित्तल को पहली बार देखा, धरा की आंखें फटी रह गई। जब उसकी रुख कांप उठी थी। एक मिले में धरा की जिंदगी तबाह हो गई थी। वे फौरन भागते वहां से बाहर चले गई। यहाँ निहाल भी डोर बंद करते हुए उसके पीछे चलाया। धरा हॉस्पिटल के बाहर निकल आई थी और कार के बोनट पर हाथ रखे बोनट का सहारा लिए अपनी उन सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी जिनसे संभाल पाना अब बेहद मुश्किल था। निहाल भी तेज कदमों से उसके पास आया, उसके बैक रब करने लगा। वे बच्चों की तरह विलखते हुए निहाल के गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू की बरसात हुई। दिल दर्द और खौफ से भर उठा, उस मोहब्बत के खौफ से जिस पर उसने यकीन करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी और शायद ये गलती वे दोबारा कभी नहीं करना चाहती थी। वही निहाल को कुछ समझ नहीं आता कि वे सिचुएशन को कैसे संभाले। सिचुएशन को तो नहीं, पर उसने धरा को जरूर संभाल लिया था। वो जैसे तैसे धरा को समझाकर घर ले आया। एक लफ्ज और कहा तो जिंदा गाड़ दूंगा। नाकामया ने जब आधी रात में घर लौटने के बाद वजह पेश करने की कोशिश की, तब निहाल ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, भाई। कामया ने भर्राए लहजे हलक से न कुछ कहने की कोशिश की, पर इस बार निहाल ने एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर रसीद किया। तमाचा इतना जोरदार था कि कामया के कदम लड़खड़ा गए, पर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। अगर तुम्हारी रगों में मेरे बाप का खून न बह रहा होता तो मैं तुम्हें यही जिंदा जला देता। निहाल ने बेहद नफरत भरी नजर से कामया को देखा और बेहद तीखे अल्फाज गए, 3 दिन बाद मैं तुम्हारी शादी भागों से करवा रहा हूँ। बेहतर होगा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं और अपनी बहन के जिद होगा तमाशा बनते नहीं देखना चाहता। निहाल ने अपना फैसला सुनाया और वहां से चला गया। निहाल के लिए फैसला लेना बेहद मुश्किल था। एक बहन का प्यार छीनकर दूसरी बहन ने की झोली में डालना ये अंगारों पर चलने जैसा था, पर निहाल ने ये मुश्किल फैसला भी कर डाला सिर्फ धरा की भलाई के लिए। धरा को जब ये बात पता चली तब उसने कुछ नहीं कहा, बस खुद को कोसती रही। उसे नफरत कामया से भी नहीं हुई, अगर किसी से हुई तो खुद से। क्यों वो एक ऐसे इंसान के प्यार में पड़ी? क्यों उसने ऐसे इंसान पर एतबार किया जो उसके एतबार के लायक ही नहीं था? जहाँ धरा ने 3 दिन खुद को कोसने में गुजार दिए, वहीं कामया के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि आज उसकी शादी थी। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी और कामया दुल्हन के जोड़े में सजे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। आज बहुत खूबसूरत लग रही है, एक मेकअप आर्टिस्ट ने। आप बहुत खूबसूरत लग रही है, एक मेकअप आर्टिस्ट ने उसके सिर पर चुन्नी डालते हुए पूछा। कामया ने मुस्कुराकर उसका शुक्र अदा किया और चेयर से उठी और छनछनाते हुए कदमों के साथ धरा के रूम की तरफ चली आई। धरा वे अपने रूम में अंधेरा किए हुए बेड पर लेटी थी। वे एक हाथ से आंखों को ढांके सिसका ले रही थी। शादी में बज रहे गानों की आवाज से उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। डोर खुलने में पायल की छिनछनाहट की आवाज पर वे ठिठकी थी। वे कुछ चौंकते हुए बेड पर बैठी थी कि तभी किसी ने स्विच ऑन किया तो धरा की नजर उन हाथों पर गई जिन्होंने स्विच ऑन किया था। मेहंदी और लाल चूड़ियों से सजे हाथों को देखते हुए धरा की नजरों ने कामया के चेहरे तक का सफर तय किया। उसके सुर्ख होठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट छाई हुई थी और वे मुस्कुराते हुए धरा को देख रही थी। धरा के दिल में अजीब सा दर्द उठा, अजीब सी टीस उठी। कामया की टिटाई देख वे कामया को उसे वह देखकर कामया ने उसका सब कुछ छीन लिया था और उससे 8 कदम दूर खड़ी कामया के चेहरे पर किसी बात का गिल्ट नजर नहीं आता। कामया धीरे कदमों से धरा के पास आकर फोन एक तरफ रखते हुए बेड पर बैठ गई। धरा ने अपना पैर समटते हुए सवाल किया, क्यों आई हो तुम यहाँ? जवाबन कामया ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए तो धरा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वहीं कामया ने कहा, धरा मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है, पर यकीन मानो मेरा लिए मैं ये नहीं करना चाहती थी। मैं इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल ही नहीं जाना चाहती थी, पर भाई ने जबरदस्ती मुझे तुम्हारे साथ जाने के लिए कहा। मुझे पता है कि तुम भागो से बहुत प्यार करती थी, पर मुझे नहीं लगता कि वे तुमसे प्यार करता है। अगर करता तो मेरे साथ शादी के लिए हाँ क्यों किया था? कामया कह रही थी कि धरा जिसने अब तक अपनी नजर पेट पर गड़ाई हुई थी उसने नजर उठाकर कामया को देखा और धरा की लाल आंखें देख कामया कुछ सहम सी गई। सोचो ही सही, पर तुम मेरी बहन हो कामया, तुम्हारी रगों में भी मेरे बाप का खून बह रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि तुम्हें उनकी वजह से न मिले? तुमने भी मेरे साथ वही किया जो मेरे बाप ने सालों पहले मेरी माँ के साथ किया, और आखिरकार तुमने साबित कर रहे कि तुम अनिभुक सेना की नाजायज औलाद। धरा ने बेहती के लफ्ज कहे तो सीधे कामया के दिल पर चुभ है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा तुम और कुछ सुनना चाहोगी या मेरे लफ्ज बर्दाश्त कर पाओगी, तो बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। कि अगर धरा ने अपने हाथ पीछे खींच लिया। कामया के अंदर भी हिम्मत नहीं बची थी धरा का सामना करने की। वो फौरन वहां से उठकर चली गई। इधर धरा वापस पेड़ पर लेट गई, खिड़की से झांकते हुए चांद को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ भागो मंडप में बैठा था। कुछ रस्में हो चुकी थी और अब दुल्हन का आना बाकी था। कुछ ही रस्मों कुछ ही लम्हों में पंडित के बुलाने पर कामया मंडप में आई और बाकी की रस्में शुरू हुई। निहाल वहीं एक सोफे पर बैठा एक बहन को आबाद और दूसरी को बर्बाद होते देख रहा था। उसे दिल पर क्या गुजर रही थी ये सिर्फ वही जानता था। वहीं दूसरी तरफ चांद को देखते हुए धरा कब नींद के आगोश में गई।
उसे पता ही नहीं चला वह नींद भी उसे 4 दिन बाद नसीब हुई थी। वह कुछ चौंकती उठी जब बेड पर पड़ा काम्या का फ़ोन बजा। वह फ़ौरन बेड से उठी और फ़ोन स्क्रीन पर शो हुए नंबर को देखा। स्क्रीन पर हनी नाम फ्लैश हो रहा था। ज़रा ने कुछ चौंकते हुए कॉल उठाई। फ़ोन की दूसरी तरफ से किसी लड़के की सख्त आवाज़ आई। और कब तक ये झूठ छिपाने वाली थी काम्या कि मेरी कोई बेटी है। फ़ोन पर मौजूद इंसान की बात सुन नानू धना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। किसी ने खींच ली थी किसी ने। कौन है आप? कुछ हैरानी के आलम में धना ने सवाल किया। फ़ोन पर मौजूद लड़का तबतबाया। और तो अब तो मुझे भूल भी गई। उस इंसान को भूल गई जिसके साथ प्यार करने के बड़े-बड़े दावे करती थी। इस पर धरा खामोश रही। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये काम्या का कोई आशिक है। वहीं लड़के ने आगे कहा, तुमने मुझसे तो सब छिपा लिया, पर मैं तुम्हें बताती हूँ बेटी, मेरे सर पर मत थोपना क्योंकि मैंने शादी कर ली है और मैं तुमसे कोई और राब्ता नहीं रखना चाहता। लड़के ने अपनी बात मुकम्मल की और कॉल कट कर दी। यहाँ कुछ लम्हे धरा फ़ोन की स्क्रीन को देखती रही और तभी उसकी नज़र होम स्क्रीन के वॉलपेपर गई जिसमें काम्या एक बच्ची के साथ मुस्कुरा रही थी। ये देख उसे समझते देर नहीं लगी कि वे लड़का जो कह रहा था वे सब सच था। वे सच जिसे काम्या ने छिपाने के लिए न जाने कितनी जद्दोजहद की। वे काम्या को क्या समझती थी और काम्या क्या निकली। धरा ने काम्या का फोन अनलॉक करने की कोशिश की पर पासवर्ड की वजह से फोन अनलॉक नहीं हुआ। इधर शादी की बाकी रस्में पूरी हो चुकी थी। सवाए फेरों के पंडित के कहने पर काम्या भागो उठे और फेरे लेना शुरू किया। वहीं धरा ने फोन अनलॉक करने की हर कोशिश कर ली पर फोन नहीं खुला। उसने थक हार कर फोन बेड पर फेंका कि तभी कुछ ख्याल आने पर उसने फोन दोबारा उठाया और इस बार काम्या की बर्थ डेट डाली और फोन खुल गया। और अब धरा खून की तलाशी लेने लगी। इधर 6 फेरे पूरे हो चुके थे और 7वें फेरे लेने से पहले पंडित ने कहा, अब वे कन्या को वचन। पंडित की बात मुकम्मल होने से पहले किसी की आवाज पूरे मंडप में गूंज गई। और कितने धोखे देने वाले हो तुम काम्या। इस आवाज पर सबने गर्दन मोड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा जहाँ कोई और नहीं। हाथ में गन पकड़े धरा खड़ी थी। धोखा? कैसा धोखा? मंडप में खड़े भार्गव ने काम्या की तरफ देखते हुए सवाल किया। ये वही है। सुनते हुए धरा तेज कदमों से मंडप में चला। यह निहाल सोफे से खड़ा हुआ। इधर धरा ने काम्या को घूरते हुए मित्तल के आगे काम्या का फोन मित्तल के आगे करते हुए कहा, ये तस्वीर देखकर शायद आप समझ गए। तो यहाँ भार्गव ने विधायक के हाथ से फोन लिया और फोन की स्क्रीन पर शो हुई तस्वीर को देखा जो किसी और की नहीं काम्या और रॉबर्ट की थी। काम्या ने धीरे से अपनी नजर झुकाई और फोन की स्क्रीन पर देखा और स्क्रीन पर शो हो रही तस्वीर देख उसकी आंखें फटी रह गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।